हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट आपका कवर है, पूरा नोट्स बनाया हुआ है। इसका क्लास असाइनमेंट यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्राइडे से पहले उसको कवर करके और पहले क्लास असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, फिर जहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम लोग, पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, स्टोचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक। दोनों में डिफरेंस क्या था? स्टोचियोमेट्रिक में बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट फार्मूला चेंज नहीं, चेंज होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। और थोड़ा सा डेमो मिल गया होगा आपके स्कूल के एग्ज़ाम से, एग्जाम्पल तक आता है, राइट। और जो स्कूल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है वो नहीं बनने वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा ना इतना पढ़ाने के बाद। इसलिए बहुत तरीके से जितना भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से देखना पड़ेगा और हाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कि क्वेश्चन इतने सारे रहने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन का लेवल आसान रहेगा। मैं तो पिछले क्लास में क्वेश्चन ही सारा डिस्कस कर दिया, आपके स्कूल का पेपर ही। बट वहाँ से एक मोटा मोटी रफ आइडिया मिल गया है कि ऐसा ही फर्स्ट टर्म का पेपर रहेगा। और ऑर्गेनिक का रिएक्शन के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, वो रिएक्शन वहाँ से हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है। बट जो रिएक्शन अभी ऑर्गेनिक का आपको पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से केयरफुली सोचिएगा कि मैं कहाँ पे कैसे सोचने के लिए बोलता हूँ। वही बैकबोन है। मतलब जैसे जहाँ पे सोचने के लिए बोल रहे हैं उस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। आप ऑर्गेनिक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना चाहते हैं तो अगर उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो फिर एनसीईआरटी कुछ भी नहीं आपके लिए, पानी हो जाएगा। तो होता नहीं एकदम आसान से आसान। उसका एक छोटा सा डेमो वहाँ भी मिला होगा। हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोबोरेशन। क्वेश्चन में क्या था? हाइड्रोबोरेशन, तो उसका 2 हेडिंग है ना, हाइड्रोजनेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन और हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोजन। आपका क्वेश्चन आया था हाइड्रेशन का, तो जहाँ पे BH2 जाएगा वहीं पे वो चार्ज चला जाएगा, राइट। ओके, मतलब वो सब कुछ क्वेश्चन है ना जो बिल्कुल टीचर सेलेक्ट करके रखते हैं बच्चों के लिए, मतलब वो क्वेश्चन पूछना ही है। तो इतना दिन से मैं भी गुवाहाटी में रहते थे, आइडिया मिल गए कहाँ पे कौन सा टीचर क्वेश्चन को सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अब उसी में वो आपके लिए स्टोरियोकेमिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व करेंगे रिएक्शन में। तो देखिए, पॉइंट डिफेक्ट का हम लोग अभी डील कर रहे हैं। इसमें हम लोग कवर क्या कर लिए एवरीवन? इसमें कर लिए हैं स्कॉटकी डिफेक्ट कवर कर लिए थे, राइट। और स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट में होता है, मतलब जितना पॉजिटिव आयंस मिसिंग रहेगा उतना ही निगेटिव आयंस मिसिंग रहेगा। और आपके एग्ज़ाम में डायग्राम बनाकर भी डिफेक्ट पूछा जाएगा। डायग्राम दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा डिफेक्ट है। ये मैं एंट्रेंस सब कुछ का बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका। अब लिखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट। पहले इसके लिए एक लैंग्वेज लिख लीजिए। These defects are created when an ion leaves its correct lattice site, and occupies interstitial site, These defects are created when an ion leaves its correct site, lattice site लिखिएगा, leaves its lattice site and occupy interstitial sites, ठीक है। इसको डायग्राम से ऐसे समझिए। डायग्राम बनाइएगा।
एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस। अच्छा, कटायन के बाद मैं अनायन को ही क्यों दिखाता हूँ यहाँ पे? आयनिक कंपाउंड में कटायन का नियरेस्ट नेबर अनायन रहेगा और अनायन का नियरेस्ट नेबर कटायन रहेगा, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ध्यान से देखिएगा तो इसके फार्मूला पे कोई फर्क पड़ेगा, बट डिफेक्ट का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पे आयंस को, मतलब कटायंस को और अनायंस को जहाँ पे सही जगह बैठने रहने का है, वो अपने सही जगह को छोड़कर बाकी दूसरे जगह पे चला गया तो वो भी एक डिफेक्ट में काउंट होगा, ऑर्डर में नहीं रहा। तो एक्चुअल में जितना तक अभी हम लोग का ज्ञान हुआ है, नॉलेज हुआ है, उसके बेसिस पे रेडियस रेशियो भी समझ में आ गया, राइट? तो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो मैं लैटिसाइड बोल रहा हूँ, तो लैटिसाइड का मतलब ये हुआ कि कटायन और अनायन का रहने का जो सही जगह है। तो मान लेते हैं, यहाँ सब लोग देखिए, तो मान लेते हैं कि अनायन का अगर साइज बड़ा है तो अपने लैटिस पॉइंट पे रहेगा, तो कटायन कहाँ जाएगा? वॉइड में। तो कटायन के लिए वॉइड ही उसका लैटिसाइट है, कटायन के लिए वॉइड ही उसका सही जगह है। बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देखिए, एक काम में आ गया ना आपके स्कूल के एग्ज़ाम में कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 2 डायमेंशन का। ये मुझे आइडिया था, जेईई मेन का बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का। इसलिए जहाँ पे जो चीज़ बोला जा रहा है प्लीज़ उसको ध्यान से देखा करें सब लोग, ठीक है? बस एक काम कीजिएगा, एनसीईआरटी से जो मेरा अप्रोच थियोरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, बट सॉलिड स्टेट में कुछ मैं एक थ्योरी का पेपर भी सेंड किया हूँ, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी का जो थियोरेटिकल, प्योर थियोरेटिकल, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन प्योर थियोरेटिकल भी रहेगा तो वो भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? तो एक्चुअल में यहाँ पे मान लेते हैं कि अनायन का साइज बड़ा है, तो ये जो भी रहेगा, लेट अस सपोज ये सीसीपी है, तो एक कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पर रहेगा एफसीसी में, सीसीपी का ही दूसरा नाम एफसीसी, राइट? और एक कहाँ रहेगा? टीवी या ओवी में रहेगा। बट भाई इसके अलावा भी जगह थोड़ा खाली बचा हुआ रहता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे वॉइड है, राइट? इस वॉइड में आपने कटायन डाल दिया, ये जगह थोड़ा खाली रहेगा। अग्रे कंप्लीटली किसी भी सॉलिड में क्या कंप्लीट जगह ऑक्यूपाई रहेगा? हम लोग देखने से लगता है कि कंप्लीट ऑक्यूपाइड है, बट फिर भी उसमें जगह खाली है, तो उस जगह को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इंटरस्टिशियल साइट। क्या नाम दे रहे हैं? इंटरस्टिशियल साइट। तो समटाइम्स लेट अस सपोज अपने सही जगह को छोड़कर, और अगर जो उसके लिए सही जगह नहीं था, इसके लिए कटायन के लिए सही जगह क्या था? जो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड बोले हैं, कितने टाइप का? ट्रायंगुलर वॉइड रहेगा, उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगा, और नहीं तो क्यूबिकल वॉइड रहेगा। उसको छोड़कर अगर कहीं पे यहाँ पे आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट? डिफेक्ट। बट फार्मूला पे तो फर्क नहीं पड़ा, जितना कटायन था उतना अभी भी कटायन है। अच्छा, इसका डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट? डेंसिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? सर मास जितना था अभी तो उतना ही मास है, मास पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसका मतलब है ये हुआ कि डेंसिटी बिफोर डिफेक्ट, मतलब इसी को थियोरेटिकल डेंसिटी बोलते हैं। थियोरेटिकल जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, शंकर बोल दीजिए चाहे के लिए, थियोरेटिकल डेंसिटी और डिफेक्ट का पता कब चलेगा? जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस केस में थियोरेटिकल डेंसिटी और एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, ठीक है?
देखिए एग्जाम्पल को रट्टा मारना पड़ेगा, चूँकि आप क्वेश्चन पेपर से, आपका स्कूल के एग्जाम के पेपर से भी समझ में आ गया है कि इस टाइप का आ सकता है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जनरली फाउंड, दिस एग्जाम्पल में दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली फाउंड वेयर लार्ज डिफरेंस between size of cation and anion, between large difference between size of cation and anion। एग्जाम्पल के तौर पे ZnS, यहाँ पे सल्फर का साइज बहुत बड़ा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू Zn2+। AgCl, सिल्वर का साइज बहुत बड़ा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू Cl-, ठीक है। AgBr, AgI एटसेट्रा। अब लिखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एग्जाम्पल रटना है। लिखिए ऑनलाइन स्टूडेंट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए these defects are created due to presence of foreign ions in interstitial, और ब्रैकेट लिखिएगा वैकेंट, interstitial sites in the crystal। These defects are created due to presence of foreign ions। foreign ions का मतलब, मान लेते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कि पेपर वेट देखें ग्लास का, देखिएगा उसमें कभी कभी बबल नजर आएगा, राइट। तो था तो वो ग्लास, उसमें कुछ एयर बबल आ गया, तो एयर बबल क्या है, फॉरेन ही तो है, रहना चाहिए था ग्लास। वैसे ही NaCl का सॉलिड है, उसमें KCl आ गया, तो KCl उसके लिए, NaCl का सॉलिड है, उसमें आ गया KBr। सॉलिड किसका है, NaCl का, आ कौन गया, KBr। तो KBr उसके लिए क्या रहा, फॉरेन आयंस रहा, उसका नहीं था सॉलिड, सॉलिड किसी और का था जिसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बट यहाँ पे आ कोई और गया, तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, बट किसी को रिप्लेस करके नहीं, वो जो इंटरस्टिशियल साइट था उसमें आ गया है, करेक्ट। तो उससे NaCl में KBr, एक्चुअल में ऐसा होता भी है, जो हम लोग कॉमन सॉल्ट खाते हैं, तो कॉमन सॉल्ट को देखते हैं एयर टाइट करके रखना पड़ता है, ओपन करके रखिए तो क्या हो जाएगा सर, मॉइस्चर गेन कर लेगा। क्या गेन कर लेगा, तो जो मॉइस्चर गेन करता है वो ड्यू टू NaCl नहीं गेन करता है, वो ड्यू टू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी उसमें KCl रहता है, हाइड्रेटेड होता है, समझे, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। एनीवे भाई डिफेक्ट से क्वेश्चन आता है तो फ्री में मार्क्स है ना, इसमें क्या एफर्ट है। यहाँ देखिए m + x - m + x -
एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस, एग्री। अब जो इंटरस्टिशियल साइट है, लेट अस सपोज इसमें एक फॉरेन आयन आ गया एम डैश प्लस, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे बट यहाँ देखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर आएगा तो सिर्फ कटायन आएगा। पहले अगर न्यूट्रल है मेरा सॉलिड, तभी भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो हो सकता है कि एम डैश प्लस आ जाए, यहाँ पे एक्स डैश माइनस आ जाए, राइट। तो उससे क्या, इसका जो ओरिजिनल फार्मूला था एम एक्स, इसके फार्मूला पे आफ्टर डिफेक्ट कोई फर्क पड़ा? कोई डिफेक्ट, कोई फर्क, फार्मूला पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन व्हाट अबाउट डेंसिटी, थियोरेटिकल डेंसिटी जो हम देखिए भाई, थियोरेटिकल डेंसिटी तो हम लोग ऐसे ही तो निकालेंगे, जेड एम बाई एन ए आई इंटू डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए जो भी रहेगा, अगर क्यूब रहेगा, जनरली तो क्यूब ही रहता है, ये क्यूब, और क्यूब नहीं रहेगा तो एच सी पी रहेगा, एग्री। तो एक्चुअली थियोरेटिकल डेंसिटी तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, बट जब एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी निकालेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी थियोरेटिकल से कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा? वॉल्यूम उतना ही रहा, मास बढ़ गया, वॉल्यूम उतना ही रहा, मास बढ़ गया है, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए, तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं? डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉटकी में क्या होता है? थियोरेटिकल डेंसिटी लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन, और फ्रैंकल में यस इक्वल हो जाता है, और इंटरस्टिशियल में थियोरेटिकल डेंसिटी बढ़ जाता है, राइट। लिख लीजिए फर्स्ट, एक कंक्लूजन रहा, डायग्राम बन गया। अब नोट करके कुछ पॉइंट लिखे तो, ड्यू टू स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ड्यू टू स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट crystal becomes good conductor of electricity. Due to a stoichiometric defect, crystal becomes good conductor of electricity. एक और पॉइंट लिखिए, the presence of ions in the interstitial site, the presence of ions in the interstitial site in Frankel defect the presence of ions in the interstitial site in the Frankel defect increases the dielectric constant of material, increases the dielectric constant of material. हो गया एवरीवन। अब लिखिए नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां देखिए स्टूडेंट,
तो एक्चुअल में FeO फेरस ऑक्साइड का फार्मूला तो ये होना चाहिए जिसमें ना, अब फेरस ऑक्साइड में आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 रहना चाहिए, एग्री। लेकिन अगर फेरस ऑक्साइड का फार्मूला ऐसे बोल रहे हैं तो क्या ये फेरस ऑक्साइड का फार्मूला वही रहा जो रहना चाहिए था? इसका मतलब फार्मूला चेंज हो गया। तो फार्मूला अगर चेंज हो गया इसका मतलब इसको हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में काउंट। अगर कोई बोलेगा, बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि दिस इज द फार्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड, तो ये बोलते ही समझ में आ गया कि इसमें डिफेक्ट की वजह से ऐसा फार्मूला बना है। फार्मूला तो हम लोग जानते हैं FeO होता है, अब वहाँ पे ये नहीं कि हाँ ये फार्मूला क्यों बनेगा। इसका मतलब यहाँ से इस पर 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस पर ये क्वेश्चन क्यों रिपीट हुआ है उसको ऑक्सीडेशन नंबर में दिखाऊंगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फेरस ऑक्साइड का फार्मूला है, इसका मतलब ड्यू टू डिफेक्ट ये फार्मूला है। फार्मूला करेक्ट फार्मूला इज दिस वन, बट इसमें डिफेक्ट आने की वजह से फार्मूला ऐसा नजर आ रहा है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो क्या है, फार्मूला ऑफ फेरस ऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हाउ इट इज पॉसिबल, इसका ये न्यूट्रल कैसे रहेगा? न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। तो कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसमें डिफेक्ट है, और डिफेक्ट में होने की वजह से हो सकता है कि इसमें ये है फेरस ऑक्साइड बट इसमें रहना चाहिए Fe2+, बट इसमें कुछ Fe3+ आ गया होगा बैलेंस करने के लिए। क्या आ गया होगा? Fe3+। समझ में आ गया? ओके, तो उसमें पहला डिफेक्ट लिखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन। इसका मतलब है कि कौन चला गया एवरीवन? मेटल एक्सेस है, लेकिन मेटल एक्सेस है मेटल के आने की वजह से या अनायन के जाने की वजह से? अनायन के जाने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम बनाए, m प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस। अभी तक कोई डिफेक्ट नहीं है, यहाँ देखिए सब कुछ वेल एंड गुड। अब मान लेते हैं कि यहाँ से एक्स माइनस चला गया, करेक्ट। तो एक्स माइनस चला गया तो सबसे पहला टेंशन तो ये होगा कि सर ये न्यूट्रल कैसे रहेगा। तो एक्स माइनस हो सकता है कि ऐसे चला जाए, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएगा, करेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन, यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। किसके वजह से? उस होल में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो पहला क्वेश्चन तो हुआ। और इलेक्ट्रॉन का मास एटम के रेस्पेक्ट, इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ही इग्नोर कर देते हैं, तो एटम के रेस्पेक्ट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे मास उतना ही रहा या कम हो गया? इसका मतलब सर जस्ट लाइक स्कॉट की, इसमें भी डेंसिटी कम हो जाएगा। जस्ट लाइक व्हाट? स्कॉट के डेंसिटी जो रहेगा थियोरेटिकल, वो थियोरेटिकल डेंसिटी एक्सपेरिमेंटल से ज़्यादा नजर आएगा, करेक्ट। पहला तो ऑब्जेक्टिव बन गया। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? भाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन, और उसमें भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर प्रेस पर। तो एक्चुअली ये जो इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसके वजह से इस क्रिस्टल का एक क्रिस्टल कलरफुल हो जाता है।
राइट। इस जगह को हम लोग बोलते हैं कलर सेंटर या एफ सेंटर। ये आपके स्कूल के एग्जाम में भी आया है, क्या बोलते हैं, कलर सेंटर या एफ सेंटर। समझ गए? इसमें लैंग्वेज में दूंगा, पहले समझ लीजिए कि कलर सेंटर यहाँ पे एग्जाम में ऐसे आएगा, एफ सेंटर या कलर सेंटर फाउंड इन विच डिफेक्ट, स्टिचमेट्रिक या नॉन स्टिचमेट्रिक। नॉन स्टिचमेट्रिक उसमें भी कहाँ पे, मेटल एक्सेस, उसमें भी कहाँ पे, मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस दो टाइप का होता है, तो यहाँ पे मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन। अब यहाँ देखिए, कोई भी सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक कब बोलते हैं, यस जब अनपेयर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड ही है। तो इस डिफेक्ट की वजह से आपका मटेरियल डायमेंट्री रहा या ना, अगर डायमेंट्री रहा भी होगा तो आफ्टर दिस डिफेक्ट इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक, राइट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, एफ सेंटर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, अच्छा स्टूडेंट, जिसके वजह से कलर अपीयर हो रहा है, जिसके वजह से कलर स्टार्ट हुआ अपीयर होना, उसको अगर बढ़ा देंगे तो कलर कम रहेगा या और डेंस हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। इसका मतलब इफ़ एफ सेंटर इंक्रीजेज, मतलब इस टाइप का डिफेक्ट अगर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा तो कलर इंक्रीज हो जाना स्टार्ट होगा। डिफेक्ट कम रहेगा तो कलर कम नजर आएगा, जैसे होता है ना डीप ब्लू, लाइट ब्लू, राइट। तो मान लेते हैं इसका कलर इसकी वजह से ब्लू हो रहा है, लेट अस सपोज, तो अगर ये डिफेक्ट ज़्यादा रहेगा, एफ सेंटर ज़्यादा रहेगा, तो ब्लू कलर और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और ज़्यादा डीप हो जाएगा, करेक्ट ना। नेक्स्ट, एक मिनट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए मटेरियल शुड बी गुड कंडक्टर, और उसमें जनरली मूव क्या करता है, अगर सॉलिड मटेरियल तो लिक्विड में तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट का आयंस भी हो सकता है, राइट। बट अगर सॉलिड है तो इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ तो प्योर इलेक्ट्रॉन ही है, तो इस डिफेक्ट वजह से इसका कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। इतना तरीके से इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। लिखिए अब, लिखिए, दिस डिफेक्ट्स आर अराइज्ड, दिस फर्स्ट, दिस डिफेक्ट्स आर अराइज्ड when a compound have excess of metal ions, when a compound have excess of metal ion, if a negative ion, if a negative ion, ब्रैकेट में लिखिएगा anion, is absent from its lattice site, is absent from its lattice site, leaving behind a hole, leaving behind a hole, comma, that hole occupied by electron, that hole occupied by electron to maintain electrical neutrality, that hole occupied by electron to maintain electrical neutrality। इसी में एक और पॉइंट बनाइए, द होल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर और कलर सेंटर। द होल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर और कलर सेंटर। comma, F center increases, intensity of color also increases, F center increases, intensity of color also increases। एक और पॉइंट बनाइए, ड्यू टू दिस डिफेक्ट solid becomes paramagnetic, due to this defects solid becomes paramagnetic। because electron occupied in the hole are unpaired, because electron occupying the holes are unpaired। बोले who is responsible for paramagnetic character, paired of electron या unpaired, unpaired।
एक और पॉइंट, ड्यू टू दिस डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इस टाइप का क्वेश्चन एक कम से कम तो अगर क्वेश्चन बैंक ऑनेस्टली फॉलो कीजिएगा, मैं अब तो देखिए जनरली क्या है कि जेई का क्वेश्चन बैंक तो मुझे हर साल का मोटा मोटी दिमाग में रहता है कि कब से कब क्या पूछा गया है। एक क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है और आईआईटी क्वेश्चन बैंक में तो पक्का मिलेगा ही, 200% गारंटी है। जेई मेन में आया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत है कि अब तो जेई मेन में हर साल इतना सेट में एग्ज़ाम होता है कि बहुत सारा पेपर हो जाता है, बहुत सारा होता है ना। पहले क्या होता था, एक पेपर रहता था, अभी तो इतना क्वेश्चन बैंक कलेक्ट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसी डिफेक्ट पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। एक्सप्लेन व्हाई जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो ऑन हीटिंग। तो देखिए जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में क्या रहा होगा, Zn2 प्लस एंड O2 माइनस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं कि जिंक ऑक्साइड येलो व्हेन हॉट और वाइट व्हेन कोल्ड, याद होगा आप लोग को, बहुत और मैं बोला भी हूँ, राइट। तो एक्चुअल में जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ का O2 माइनस ऑक्सीजन बन के निकल जाता है। तो किसका वैकेंसी हो गया, तो सर अनायन का वैकेंसी हो गया। Zn2 प्लस नहीं गया, बट गया कौन, ऑक्सीजन यहाँ से चला गया और क्या छोड़कर गया है, तो ये हीट करने से और ये इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, अनायन की जगह पे। तो इस इलेक्ट्रॉन के वजह से ये बन गया कलर सेंटर। क्या क्रिएट हो जाता है, ये मैं आंसर दे रहा हूँ, इन नाउ इट बिकम्स व्हाट। इस टाइप का क्वेश्चन आया है ना स्कूल के एग्जाम में, Zn आपको आया है Zns को लेकर, राइट। तो जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा मोटा मोटी वही वहाँ पे रहेगा। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहेगा, नाउ इट बिकम्स व्हाट, एफ सेंटर या कलर सेंटर। और इसकी वजह से, इसी के वजह से इसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। और एट द सेम टाइम इट ऑल्सो बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या इस बात को खुद से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लिख लीजिए, 2 मिनट टाइम देता हूँ। इसका मतलब है कि आफ्टर दिस डिफेक्ट फार्मूला वही रहेगा या फार्मूला अलग नजर आएगा, चेंज हो जाएगा। Zn2 प्लस रहा जितना था, बट ऑक्सीजन O2 माइनस उतना ही रहा। इसका मतलब फार्मूला ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक बन जाएगा। आफ्टर हीटिंग जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, ये कौन सा डिफेक्ट रहेगा, मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन, मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ। तो नाउ इट बिकम्स स्टिचियोमेट्रिक या नॉन स्टिचियोमेट्रिक, नॉन स्टिचियोमेट्रिक। ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट किया, राइट। एफ सेंटर तो मेटल एक्सेस में ही रहेगा, राइट। ये चैप्टर एग्जाम में आया था और इसमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था, LiCl का पिंक कलर क्यों होता है, और कितना LiCl का पिंक कलर क्यों होता है। LiCl नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ, Yes, sir. लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम क्लोराइड बिकम्स येलो इन फ्लेम टेस्ट। जानते ना फ्लेम टेस्ट, तो सोडियम के सॉल्ट का मोटा मोटी मान के चलिए NaCl,
बिकम्स येलो। अब आप ही आंसर दीजिए। हाँ, इसका आंसर आप दीजिए। So, रीजन आर सेम। yes, so because of the electrons, the reaction are उसमें लिखना चाहिए था ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायंस, राइट। yes, ऐसे तो भाई NaCl का कलर होता है ए। मुझे शुरू में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था कि ये तो वाइट है, राइट। और दूसरी बात है कि Na प्लस डाई मैग्नेटिक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था। ये क्या है? डाई मैग्नेटिक। बजा 11 इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो 10 ही बचा ना। 1s2 2s2 2p6 और आप पेयर्ड अप। Cl माइनस, भाई ये भी डाई मैग्नेटिक है, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड। और डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर जनरली कलरलेस वाइट। तो ये येलो कैसे नजर आएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अब समझ में आया कि येलो क्यों नजर आएगा। ओके, तो Na प्लस, मैं रीजन समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद से ऑनलाइन स्टूडेंट। यस, तो एक्चुअली जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा और क्या क्रिएट कर देगा? अनायन का वैकेंसी। बट वहाँ पे प्रेजेंट क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। और ये जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा सेंटर हो जाएगा? एफ सेंटर, जिसकी वजह से कलर कैसा नजर आएगा? अब रीजन दे पाएंगे? तो सेम रीजन फॉर व्हाट? सेम रीजन फॉर LiCl दे दीजिएगा। लेकिन लिथियम का फ्लेम टेस्ट में कलर कुछ क्रिम्सन रेड होता है, समथिंग लाइक। बट रीजन तो सेम ही रहेगा ना। किसी का येलो रहेगा तो सर कलर डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता है? तो कलर भाई डिफरेंट डिफरेंट होता है ड्यू टू कि इलेक्ट्रॉन कितना डीलोकलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन कितना डीलोकलाइज होता है, ठीक है। तो इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में या जेईई मेन में, ठीक है। अब तो हो जाएगा, इसको हटाएं। बट फिर भी यहाँ देखिए, ये हो गया प्योर थियोरेटिकल, राइट। भाई इसी चीज़ के लिए तो मैं बोला था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिए। नहीं, वे सोचकर मत फॉलो कीजिएगा अच्छा तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। MT जगह मैंने बोला था लेने के लिए ना CBSE में, तो उससे भाई बोर्ड का जो जिस टाइप का एग्ज़ाम का नेचर है, प्लीज़ थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी ढलिए। मैं सपोज कीजिए कि मेरा अप्रोच न्यूमेरिकल ज़्यादा है, राइट। सब कुछ बोलता हूँ लेकिन न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं ज़्यादा ही अप्रोच रहता है। तो उसमें जो थियोरेटिकल पार्ट है सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, तो थियोरेटिकल ही कहीं कभी थोड़ा रट्टा भी मारना पड़ता है। तो 15 साल का जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, लिए होंगे ना MTG का, लिए हैं नहीं लिए हैं? लिए हैं। तो उसको बनाना था, प्रोजेक्ट वर्क पर लिखे थे ना, तो प्लीज़ बना लीजिएगा फर्स्ट टर्म से पहले। और उसमें जो थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको रट जाना है, उसको हेड ऐसे, क्योंकि न्यूमेरिकल अब आपसे बन जाएगा बट थियोरेटिकल में कोई पॉइंट मिस कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ अगर नहीं जानते तो दिमाग ही नहीं काम करता, क्यों होता है? कोई न्यूमेरिकल इसमें सोल्यूशन है क्या? ये प्योर क्या क्या करने वाला है? रटने वाला है। तो जहाँ भाई अपना नेचर को ऐसे करना है, जहाँ समझना है वहाँ समझ लीजिए और जहाँ रटना है वहाँ पर रट जाइए। ये नहीं कि सब कुछ को समझ लेंगे। अगर एग्ज़ाम में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो एटीट्यूड अलग रहना चाहिए, जब जैसा तब तैसा। मैं तो देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एकदम एक एक लाइन को रटा हुआ हूँ और हर साल भूल जाता हूँ, फिर अगला जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो रटना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि प्योर इनऑर्गेनिक बहुत स्लिपरी है, राइट। आज अगर छोड़ दें और 1 महीने के बाद पूछिएगा तो फिर से नाइट्रोजन का मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, इसमें ओस्टवाल कौन सा था, बर्कलाई कौन सा था, तो वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, अब लिखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। ओके एवरीवन, तो इसका नाम भी मेटल एक्सेस है, ध्यान से सुनना है। इसका नाम भी क्या है? मेटल एक्सेस है। लेकिन मेटल एक्सेस है ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन या ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन? ड्यू टू, इसका कहीं कहीं पर ऐसे भी नाम रहेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन। ओके,
इस बार का बोर्ड का तो राम भरोसे ही मार्किंग हुआ है। इस बार का बोर्ड का ऐसे मार्किंग हुआ है, कोई चाय पी रहे हैं समथिंग लाइक दैट, मन क्या अच्छा इसको 70% दे दो। जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कैसे दिया गया होगा, राइट? बट आपका ऐसा नहीं रहेगा, आपका टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड दोनों को जोड़कर एक्यूमुलेट किया जाएगा, तो आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने वाला है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट CBSE में अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू 90% इज़ वेरी ऑन एवरेज मार्क्स। आप भी जानते हैं 10th का बोर्ड, राइट? CBSE का 95 लाता है तो हाँ ठीक है, या 93 गुड मार्क्स। 88 अभी तक का ट्रेंड यही है ना, जो अच्छा से थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं तो उनका 90% सबका जाता है ऑन एन एवरेज, क्योंकि मार्किंग स्कीम मतलब बड़ा लिबरल है वहाँ पे। एक होता है टफ। आज से 5 साल पहले सेवा बोर्ड या 10 साल पहले भी सेवा बोर्ड में या बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड का मार्क्स ही नहीं देते थे भाई। वहाँ का 81 85 जिसका आता था बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता था। बोलो लिबरल नहीं थे, लेकिन CBSE बोर्ड आकर अब उसके अकॉर्डिंग सबको बनना पड़ा। पहले पता है कि नहीं कि सेवा बोर्ड में NCERT नहीं चलता था, उनका स्टेट बोर्ड का अलग बुक होती थी, राइट? और ज़्यादा बैलेंस था, ज़्यादा उसमें कंटेंट था। ओके, m प्लस एक्स माइनस एम 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 प्लस। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इसी सेम मेटल को लेते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ये सेम मेटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मान लेते हैं सेम मेटल ही है, तो एक न्यूट्रल मेटल एटम यहाँ पे आ गया, और हो सकता है तो न्यूट्रल मेटल आएगा तो यहाँ पे M प्लस आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, और कहीं पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका न्यूट्रल जो बिफोर डिफेक्ट जो न्यूट्रल था, तो आफ्टर डिफेक्ट भी न्यूट्रल ही रहेगा। इसको न्यूट्रल कौन बना के रखेगा? इलेक्ट्रॉन, राइट? बट इसको हम लोग कलर सेंटर नहीं बोलेंगे। कलर सेंटर कहाँ पे होता है? मेटल एक्सेस ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन को बोलते हैं। दिस जगह इज नॉट द कलर सेंटर या एफ सेंटर, ओके? तो यहाँ पे भाट और डेंसिटी के लिए पहले बात कर लेते हैं। डेंसिटी कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा? सर एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी थियोरेटिकल से ज़्यादा रहेगा, राइट? क्योंकि मास बढ़ गया है, ठीक है ना? बाकी तो ऑब्वियस सी बात है, ओके स्टूडेंट, मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अगर इसको स्टोइचियोमेट्री के साथ कंपेयर किया जाएगा, स्टोइचियोमेट्री के साथ, तो एक किसके जैसा नज़र आएगा? अगर सच में स्टोइचियोमेट्री के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो नहीं था कि इंटरस्टिशियल के साथ मैच कर रहा है फॉरेन आयन, राइट? स्टोइचियोमेट्रिक में इंटरस्टिशियल में ही ऐसा होता था कि फॉरेन आयन ये इंटरस्टिशियल साइट में आकर रह जाता था और डेंसिटी बढ़ता था। डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, लेकिन डेंसिटी के नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, यहाँ देखिए, एक मिनट रुकेगा। जनरली मैं सेम मेटल का बात क्यों कर रहा हूँ? अगर सेम मेटल नहीं रहेगा तो क्या इसका फार्मूला चेंज होगा? सेम मेटल नहीं, अगर नहीं रहेगा तो इसका फार्मूला चेंज, तब तो स्टोइचियोमेट्रिक में काउंट हो जाएगा, राइट? दैट्स वाई जनरली यहाँ पे सेम मेटल ही यहाँ पे आता है, ठीक है? दैट्स वाई फार्मूला चेंज नजर आए, करेक्ट ना? और डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसके साथ मैच करेगा? इंटरस्टिशियल के साथ मैच करेगा, करेक्ट? क्योंकि उसमें भी डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसमें भी डेंसिटी ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कलर के इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करेगा किसके साथ? फ्रैंकल के साथ, राइट? अब लिखिए लास्ट वन, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कटायन। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कटायन। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ कटायन। इससे पहले एक लाइन लिख लीजिए, these defects are arised
व्हेन ए कंपाउंड हैव these defects are arised when a compound have metal deficiency, when a compound have metal deficiency due to the absence of a metal, due to the absence of a metal ion from its lattice site. अब यहाँ पे आपको दिमाग दौड़ाना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस पे ऑलरेडी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ गया है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, इसमें कौन चला गया? ये जो होल क्रिएट हुआ ड्यू टू absence ऑफ व्हाट? यस। तो भाई मेटल आयन के जाने की वजह से ये होल क्रिएट हुआ, एग्री? तो फिर स्टूडेंट न्यूट्रल कैसे रहेगा? जाते हैं तो इसका न्यूट्रलिटी तो ख़त्म हो गया और ओवरऑल बन गया निगेटिवली चार्ज। पहले क्या था, जितना पॉजिटिव चार्ज रहा होगा उतना न्यूट्रल रहा होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो गया, ये पहले न्यूट्रल था बट इसको जाते ही ये बन गया नेगेटिवली चार्ज। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि अभी भी ये न्यूट्रल रहता है, आफ्टर डिफेक्ट भी इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी छोड़कर नहीं जाता है। तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ऑलरेडी निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है और निगेटिव चार्ज देंगे। कम क्या हो गया है, किसके वजह से निगेटिवली चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज का डिफिशियंसी हुआ ना, तब मुझे न्यूक्लियस से बाहर प्रोटॉन आ जाएगा। ये तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा भाई। न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, नहीं आएगा बाहर। अब सोचिए, दिमाग दौड़ाइए। सर ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा मेटल हो, ऐसा ट्रांजिशन मेटल हो जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता हो, ऐसा ट्रांजिशन मेटल हो जो क्या शो करता हो? फॉर एग्जांपल कॉपर, क्यूपरिक, राइट? तो ये ऐसा मेटल हो जिसका वैलेंसी वेरिएबल हो, तो मुझे यहाँ पे अगर 1 होल क्रिएट हुआ है तो इसके वजह से कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिफिशियंसी हो गया? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें से वन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, अगर ये मेटल +1 से अगर +2 हो जाए, क्या हो जाए? तो इसका न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगा, इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से सर, तो सर एक खुद से क्या क्यों होगा? तो यहाँ से जा कौन रहा था? M+ हो सकता है कि M+ यहाँ बाहर जाकर न्यूट्रल फॉर्म में हो, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर भेजा और अपना खुद कहाँ चला, किस में कन्वर्ट हो गया? M2+ में। मतलब M2+ पहले से नहीं था, बन गया। जब डिफेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया तो जैसे फॉर एग्जांपल, 1 मिनट रुकना है, मान लेते पहले से Fe2+ था और O2-, करेक्ट?
हो सकता है कि एक Fe2+ चला गया, तो एक Fe2+ जाने से मुझे 2 Fe3+ बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? क्योंकि एक फेरस का आयन जाने से 2 पॉजिटिव यूनिट चार्ज कम हो गया, तो इसका मतलब 2 Fe3+ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जो और जगह पे जो Fe2+ है वो खुद से ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस मिल जाएगा, ये लेकर अपना हो सकता है कि आयरन एटम निकल गया हो। एग्री? दैट्स वाई एक क्वेश्चन, एक चीज़ तो यहाँ पे ध्यान समझ में आ गया। ओके, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज व्हेन मेटल हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि दिस एकदम एक्टिव रहना है भाई, ठीक है। इतना दिन से एक्चुअली 2 साल से बच्चे घर से क्लास कर रहे हैं ना, यही हो जाता है घर पे नहीं। दिस टाइप ऑफ, बिल्कुल अपने आप को रफ एंड टफ बना लीजिए, बहुत ही एनर्जी है स्टूडेंट के अंदर। तो इस टाइप का डिफेक्ट तब अराइज होगा जब मेटल हैविंग व्हाट, लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेज ओनली व्हेन metal having variable valency. This type of defect happens only when metal having variable valency. Correct? इसका मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन बाय व्हाट, लिखिए, न्यूट्रलिटी इन दिस केस न्यूट्रलिटी मेंटेन बाय other metal cation, neutrality maintained by other metal cation by increasing its valency, by increasing its valency। चलिए, हो गया ना एवरीवन? अब इस एक प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ देखिए, इसको क्या बोलिएगा? मान लेते हैं कि अगर ये बोल दें कि एक्चुअली था क्या, फेरस ऑक्साइड, तो भाई फेरस ऑक्साइड का फार्मूला तो ये था, अब फार्मूला चेंज हो गया, तो यहाँ पे इसको क्या बनेगा? यहाँ पे 1:1 का रेशियो था, बट यहाँ पे 1:1 का रहा, या मेटल कटाइन कम हो गया? कम हो गया ना, यहाँ पे रेशियो कम हो गया है। किसका रेशियो कम हो गया? कटाइन का। तो इस डिफेक्ट को क्या, इसमें कौन सा डिफेक्ट है? फार्मूला देख कर पता चल रहा है, मेटल एक्सेस है या मेटल डिफिशियंट है? मेटल। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में 2 में मेटल एक्सेस रहता है और 1 मेटल डिफिशियंट। और एक क्वेश्चन 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, एक ऑक्सीडेशन नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पूछा जाएगा, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ Fe3+ आयन, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ Fe3+ आयन। यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? मान लेते हैं लेट Fe3+ आयन, Fe2+ कर लीजिए, Fe2+ आयन इक्वल टू x, यहाँ पे 94 है ना, इसमें से x मान लेते हैं Fe2+, तो Fe3+ कितना रहेगा? 94 माइनस x, और बिकॉज अभी भी ये न्यूट्रल है, क्या है? न्यूट्रल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बन गया ऑक्सीडेशन नंबर का प्रॉब्लम रेडॉक्स का, राइट? तो क्या लिखेंगे सर, 2 × x, 2 क्यों कर रहे हैं? Fe2+ का चार्ज वही है ऑक्सीडेशन नंबर, अब प्लस 3 × 94 माइनस x, अब प्लस -2 × 100 इक्वल टू व्हाट? 0। एग्री ना? तो सॉलिड स्टेट का भी क्वेश्चन बन गया, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर का भी बन गया। क्या यहाँ से x का वैल्यू बताएंगे?
व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स? क्या फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? 82। तो परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस कितना? परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस आउट ऑफ 94 आयरन। तो ऐसे ही तो करेंगे, 82 डिवाइडेड बाई 94 इंटू 100। ऐसा मत कीजिएगा कि 82%, 82 डिवाइड बाई 94 इंटू 100। तो Fe2 प्लस का कितना परसेंटेज है ऑल आयरन में? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एंड कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। निकल जाएगा ना? कितना परसेंट आया है? कितना? ओके। अब देखिए एक और प्रॉब्लम कर लीजिए। मान लेते हैं कि निकेल का 0.98 ओ ये फार्मूला है, करेक्ट? और इसमें बोला गया है कि इसमें ए था, एक्चुअली निकेल का ऑक्साइड ए था, ये मेनली था निकेल का ऑक्साइड, बट इसमें मेंशन किया हुआ है कि इसमें इम्प्योरिटी है। एज ए इम्प्योरिटी क्या आ गया? ड्यू टू Ni3 प्लस एज ए इम्प्योरिटी, फार्मूला ये हो गया है। एग्री? इसका मतलब यहाँ से ये आइडिया हो गया कि Ni2 प्लस, तो भाई यहाँ एक मिनट, यहाँ पे जो Fe3 प्लस आया उसको क्या काउंट करेंगे? इम्प्योरिटी ही तो काउंट करेंगे। प्योरिटी हुआ या इम्प्योरिटी हुआ? रहना चाहिए था ऑल सबका सब Fe2 प्लस, हो गया थोड़ा Fe3 प्लस, तो क्या हो गया? इम्प्योरिटी हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये था निकेल का ऑक्साइड, बट उसका फार्मूला बन गया ए, राइट? और यहाँ पे बोला हुआ है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस, और यहाँ पे Ni3 प्लस एज इम्प्योरिटी है। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Ni2 प्लस? तो इसका बनाने का तरीका और इसका बनाने का तरीका अलग रहेगा या सेम रहेगा? वही बात है ना? क्या बन जाएगा आप लोग से? ठीक है, बना लीजिएगा। फार्मूला को ऐसे कर लीजिएगा तब बनेगा बढ़िया से 98, और वो क्या कर लीजिएगा 100। उसमें से Ni2 प्लस कितना मान लीजिएगा x, तो Ni3 प्लस कितना रहेगा 98 माइनस x, और उसके बाद सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम मस्ट बी इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मतलब मेरे अपनी तरफ से कुछ नहीं लिया हूँ इसमें, ठीक है? और क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा तो 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में, 2012 में। इसको हटाएं। देखिए स्टूडेंट,
ये आपको मैं फिजिक्स में पढ़ाऊँगा वेव ऑप्टिक्स में, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में, ठीक है, इंटरफेरेंस। डायग्राम बनाइए फास्ट। ओके एवरीवन, तो ये जो मैंने डॉट क्रिएट करते रहा, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये मेरा कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड था, राइट। देखिए, आइजोट्रोपिक, आइजेंट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक में फर्स्ट एक पेज आपको शेयर किया था सॉलिड्स में, उन सबको पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे तो जनरली टाइम रहता है तो उसको हम लोग क्लास में ही बोल देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि फिजिकल स्ट्रेंथ एलोट्रॉप, यहाँ पे कितना टाइप का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड का फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं रहता है। वजह, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम एक ऑर्डर में मेंटेन रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे हैमरिंग करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा, बट यहाँ पे बीच में गैप है। बट एमॉर्फस सॉलिड में रैंडम बैठा हुआ है, तो हर डायरेक्शन में उसका स्ट्रेंथ देखते हैं। जनरली जो पानी का जहाज़ है, शिप, बड़ा बड़ा शिप, उसमें जो उसको बॉडी जो बनाते हैं तो उसमें जनरली कोशिश रहता है, या जो एरोप्लेन है उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड यूज़ ना किया जाए। वजह, एक बार क्रैक होगा तो क्रैक होते हुए चला जाएगा, राइट। बट क्या उसको एमॉर्फस का कैरेक्टर क्या रहता है कि थोड़ा सा झटका भी लगा तो उसमें क्रैकिंग नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रैक किया तो इसके अलावा क्रैक होते हुए चला जाएगा। बट अगर एमॉर्फस रहेगा तो यहाँ पे क्रैक हुआ तो बीच में एटम रहेगा, हर जगह पे एटम प्रेजेंट है, राइट, रैंडम। एनीवे, तो एक्चुअल में किसी भी सॉलिड में मैं बताया था कि 10,000 या 1 लाख लैटिस साइट में एक जगह डिफेक्ट है। ऐसा थोड़ा है कि आप ऐसे सॉलिड उठा लीजिएगा अच्छा डिफेक्ट है, इतना कोई हम लोग जौहरी तो है नहीं कि डिफेक्ट नजर आ जाएगा। तो 1 लाख साइट में एक डिफेक्ट रहेगा, तो वो डिफेक्ट एक्चुअल में एक्सरे ही पकड़ पाएगा। देखते हैं एक्सरे जब होता है बॉडी का, तो हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, एकदम छोटा सा, यहाँ पे डॉक्टर को पता चल जाता है। तो वो डिफेक्ट किससे हम लोग चेक करते हैं, एक्सरे। बहुत सारा जगह पे ये जो इंटरनेट देख रहे हैं, इसका केबल वायर ओशन के नीचे से आता है, पता है कि नहीं, या दूसरे कंट्री से यहाँ पे क्रूड ऑयल भी आती है, समुद्र के नीचे पाइप बिछा हुआ है। अब पाइप के अंदर कहीं पे क्या है, होल हो गया, तो पहला तो है कि उसका प्रेशर से चेक हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस आना शुरू होता है। दूसरा एक्सरे से भी चेक करते हैं, राइट। एनीवे, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक ऑर्डर है, यहाँ पे ये सब एटम है, कटायन अनायन रहा होगा, राइट। तो ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में 2 लेयर के बीच के गैप को बोलते हैं इंटरप्लेनार स्पेसिंग। क्या बोलेंगे, इंटरप्लेनार। इस पे कभी क्वेश्चन मिल जाएगा असाइनमेंट में, इसलिए इसको भी डील कर लेते हैं, ठीक है। और
इसमें एक्चुअल में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यहाँ देखिए, दो लाइन पैरेलल खींचे, एक इस एटम से और एक इस एटम से कोलाइड करना है। यहाँ देखिए, यहाँ दो ही रे ऑफ लाइट को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे टू पैरेलल रे ऑफ लाइट है, टू पैरेलल रे ऑफ लाइट, और लेट अस सपोज वन ऑफ इट, अब नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी कि दो पैरेलल रे ऑफ लाइट है तो एक फर्स्ट लेयर के एटम से कोलाइड करेगा तो दूसरा सेकंड से ही, इस थर्ड से भी कोलाइड कर सकता है, बट मैं इसको समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। ये यहाँ पे आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, राइट, और दोनों पैरेलल था, और मान लेते हैं यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, तो बताइए दोनों कहाँ तक साथ साथ आया, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, रे ऑफ लाइट 1 ने या 2 ने? सेकेंड रे ऑफ लाइट ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। और ये दोनों साथ साथ कहाँ तक था? सर साथ साथ चेक करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, राइट, क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ तक वो साथ था और फिर अगेन साथ साथ कब हो गया, यहाँ से, तो एक्स्ट्रा अगर इसका नाम ए देंगे, इसका नाम बी देंगे, इसका नाम सी देंगे, इसका नाम डी देंगे, तो नहीं तक सर बी सी और बी डी, सी बी प्लस बी डी इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया, किसने? रे ऑफ लाइट सेकेंड। तो जितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया उसी को हम लोग बोलेंगे पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे? एक टर्म होता है ऑप्टिक्स में जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तो अभी आप बस इतना ही जानिए क्योंकि अभी तो बे ऑप्टिक्स आप पढ़े नहीं हैं, पाथ डिफरेंस, राइट। तो मान लेते हैं कि और एक गैप मान लेते हैं, लेट्स सपोज दिस गैप इज डी, तो दिस इज ऑल्सो डी, राइट। तो ए एंगल थीटा है, तो ए भी एंगल कितना रहेगा? थीटा। तो क्या यहाँ देखिएगा ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी इज ऑल्सो, तो क्या हम लोग बी सी और सी डी निकाल पाएंगे? और सर जितना बी सी रहेगा रहेगा उतना ही बी डी रहेगा, राइट। तो ए बताइए कितना है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलिएगा सर? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर हो गया बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? डी, इंटरप्लेनार स्पेसिंग। देन बी सी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? डी साइन थीटा। एग्री? देन पाथ डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट 2 and 1 कितना हो जाएगा? पाथ का डिफरेंस जितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया दैट इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, राइट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सर इसके रेस्पेक्ट में इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया दिस वन, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या? 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। अब एक मिनट रुकिए, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इंटरफेरेंस के लिए, बट यहाँ देखिएगा समटाइम्स देखते होंगे कि कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट होकर ज़्यादा आपके आँख पे पड़ रहा है, किसी जगह पे खड़े हैं तो, और थोड़ा सा इधर उधर हुए तो थोड़ा कम पड़ रहा है, राइट। या आप देखते होंगे इवन कि घर में ही 2 बल्ब अगर लगाए हुए हैं तो कहीं पे ज़्यादा रोशनी दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लेते हैं कि एक बल्ब यहाँ पे और एक बल्ब यहाँ पे, तो कहीं पे ज़्यादा रोशनी है, कहीं पे कम है, कुछ तो वजह रहेगा। तो एक्चुअल में वहाँ पे जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस, चेंज ऑफ पैटर्न ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट? अभी इतना ही जानिए इंटरफेरेंस। और उसमें 2 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे अगर ड्यू टू रिफ्लेक्शन इसके वजह से यहाँ पे 2 रे ऑफ लाइट है और ये दोनों आकर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, वीकली रिफ्लेक्टेड या स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड। और फॉर कंस्ट्रक्टिव, यस, इसके बारे में बहुत बात करेंगे, पूरा एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक कंडीशन है, एक कंडीशन मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट कर लीजिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2d साइन
थीटा इक्वल टू होता है एन लैम्डा। क्या होता है? एन लैम्डा। यहाँ लिख लीजिएगा। फॉर कंस्ट्रक्ट क्यों होता है, कैसे होता है बाद में फिजिक्स में, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ देखिए, इस चैप्टर में एन का वैल्यू को बोला जाएगा ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाएगा? ऑर्डर। अगर एन का वैल्यू ये रहेगा 1 रहेगा तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, 2 रहेगा तो सेकेंड ऑर्डर। एक क्वेश्चन में मेंशन रहेगा तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन रहेगा तो एन का वैल्यू 1 लेना है, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन रहेगा तो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 लेना है, एंड सो ऑन। करेक्ट? और एन का वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं? एन का वैल्यू है इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते हैं भाई। साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2d ना, एन का वैल्यू बढ़ाते रहेगा। यहाँ देखिए बढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि एन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रहा है, राइट? बट साइन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा, इसलिए एन का वैल्यू उतना तक ही लेंगे जहाँ तक कि ये 1 के बराबर पहुँचा हो, और उससे ज़्यादा होना स्टार्ट होगा तो एन का वैल्यू वहाँ पे ख़त्म, राइट? तो पता है ना कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से +1 होता है। तो मुझे जनरली पहले लगता था कि अच्छा एन इज इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कुछ भी ले लेते हैं, बाद में समझ में आया नहीं, एन का यहाँ पे कंडीशन रहेगा यहाँ से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इज इट राइट? ठीक है ना? चलिए, तो और इसी इक्वेशन का नाम क्या है? हेडिंग क्या है? ब्रैग्स इक्वेशन। दिस इक्वेशन नोन एज का किसके लिए यूज करते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो प्लेन के बीच, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो प्लेन के बीच का गैप निकालने के लिए या ये एंगल निकालने के लिए। समटाइम्स हम लोग डी दे देंगे तो थीटा पूछेंगे, डी देकर क्या पूछेंगे? थीटा पूछेंगे। एक क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम लिखिए। एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, स्ट्राइक ए क्रिस्टल, स्ट्राइक ए क्रिस्टल and are observed to be deflected and are observed to be deflected at an angle कितना डिग्री? 22.5 डिग्री। Suppose that it is first order deflection, suppose that it is first order deflection, then find out interplanar spacing between the plane. Then find out interplanar spacing between the plane. ये सॉल्व हो जाएगा एवरीवन? भाई आप लोग साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू एग्जाम में निकाल लेंगे। कौन सा फार्मूला से? cos 45 इक्वल टू, ये भी तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर 22.5। करेक्ट? ये तो सबको पता होगा, और नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्लास 12th में आ गए। तो 1 - cos 45 तो यहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा ना? तो सर 20 डिग्री रहेगा तो क्या करेंगे? तब 20 डिग्री रहेगा तो एग्जामिनर आपको पेपर में इसका वैल्यू दे देगा। वेवलेंथ का वैल्यू था 1.54 एंगस्ट्रॉम। बाकी यूनिट का ख्याल तो रख लेंगे ना आप लोग। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना लेना है? 1 लेना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे। अब इसमें इस टाइप और क्या क्वेश्चन हो सकता है? डी दे के क्या पूछ सकते हैं? समटाइम्स यहाँ पे देखिए, समटाइम्स डी भी दे देंगे, थीटा भी, तो ऑर्डर ऑफ डिफ्लेक्शन पूछेंगे, या समटाइम्स सब कुछ दे दिए तो लैम्डा पूछेंगे, राइट? तो बाकी तो क्वेश्चन बन जाएगा ना। ओके, तो स्टूडेंट मोटा मोटी हम लोग
थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया। अब सब लोग क्लास असाइनमेंट निकालिए। यहाँ देखिएगा, अभी जो काम हो जाएगा, बाद में आपसे नहीं हो पाएगा। सॉलिड स्टेट में कितना काम करना है, क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 1 करेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस रहना चाहिए आपका। उसके बाद 12th का क्वेश्चन बैंक में कौन कौन सा आ जाएगा, जो भी आपके पास है, जैसे हम लोग जनरली प्रेफर किए MTG, राइट। और उसके बाद अरिहंत का फर्स्ट टर्म का सैम्पल पेपर, वो भी देख लीजिएगा, मैं देखा हूँ अच्छा कलेक्शन है, ठीक है, टर्म फर्स्ट का। उसके बाद प्लीज़ कैटलिस्ट का होम असाइनमेंट ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल टर्म फर्स्ट के जैसा ही है। अब मेडिकल वाले मेडिकल का, इसमें सब कुछ है, क्वेश्चन बैंक वगैरह जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है सब यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन लास्ट फिनिशिंग क्वेश्चन बैंक, देखिए होता क्या ना, रिदम में है तो क्वेश्चन बैंक में इतना कुछ करने के बाद ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पढ़कर लगता है कि बन जाएगा उसको छोड़ दीजिएगा, जो लगता है कि नहीं समझ में आ रहा उसको ट्राई कर लीजिएगा। इस तरीके से कवर कर लेना है, ठीक है। और इस चैप्टर को RCM से नहीं बनाना है, इस चैप्टर को कहाँ से नहीं बनाना है, RCM खोज से नहीं देखना है, इतना ही देखना है। क्वेश्चन बैंक तो कंपलसरी है। क्वेश्चन बैंक किसका, नीट वाले नीट का देखिएगा और IIT वाले IIT का देखिएगा। क्लास असाइनमेंट, ओके एवरीवन। हम लोग एक्सरसाइज 1 क्लास असाइनमेंट का सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A and B हैज, कौन सा स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर, इन विच A एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड B एटम्स आर एट द फेस सेंटर। ओके, इफेक्टिव एटम ऑफ A हाउ मच, 1/8 इंटू 8 करें 1, और इफेक्टिव एटम ऑफ B कितना, 1/2 इंटू 6 करें 3, देन फार्मूला बिकम्स व्हाट, AB3। ये आपका कौन सा फार्मूला है, याद रखिएगा, दिस इज योर यूनिट सेल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, बट चांस की बात है कि जो यूनिट सेल फार्मूला है वही यहाँ पे सिंपलेस्ट फार्मूला भी रहेगा। इज इट कंपलसरी कि यूनिट सेल फार्मूला और सिंपलेस्ट फार्मूला सेम रहेगा, नहीं, बट यहाँ पे सिंपलेस्ट फार्मूला भी यही रहेगा। सिंपलेस्ट फार्मूला का मतलब समथिंग लाइक दिस, यहाँ देखिए, समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है, A4B6 यूनिट सेल फार्मूला, तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या रहता है, A2B3, राइट। बट इस केस में इससे नीचे जा सकते हैं क्या, फ्रैक्शन में नहीं रखना है, तो यहाँ पे जो मेरा यूनिट सेल फार्मूला है वही मेरा क्या है, तो आपको यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था सिंपलेस्ट फार्मूला, तो यही मेरा क्या रहेगा, सिंपलेस्ट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा आपको मोल, सबको मोल कॉन्सेप्ट का मिल गया है क्या, दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाए,
पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन BCC, राइट? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम? एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39. यहाँ देखिए, डायग्राम बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। इफेक्टिव एटम ऑफ के मीन्स पोटेशियम पर यूनिट सेल कितना? क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/8 × 8 +1? चलो यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, क्या इसको ऐसे लिख पाएंगे BCC के लिए? क्यों ऐसा लिखे? कॉर्नर पे रहता है 1/8, 8 कॉर्नर है। अब BCC में एक बॉडी के सेंटर में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट? 1 यूनिट सेल में कितना पोटेशियम एटम? 2। कितना? अब कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, इसको ऐसे बोल सकते हैं, मान लेते हैं मैं पोटेशियम का 20 एटम देता, कितना? अतः बोलता 20 एटम के लिए से कितना यूनिट सेल बनेगा BCC का? 10। 2 एटम से 1 BCC यूनिट सेल, तो 1 से हाफ, तो 20 से यूनिटरी मेथड हो गया। ओके, इसका मतलब सर कि अगर टोटल एटम निकाल लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। इज इट राइट? तो टोटल एटम नहीं निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए सब लोग, क्या मास बाय एटॉमिक वेट लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम के लिए मास बाय एटॉमिक वेट, हाउ मच मास? 4 ग्राम ना, 4/39। तो क्या नंबर ऑफ पोटेशियम एटम निकल जाएगा? N × Na, 4/39 × Na। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल डायरेक्ट बना दें, आप लोग सॉल्यूशन समझ लेंगे। यूनिट सेल इक्वल टू N/2 कर दें, इसका मतलब 4। कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए रहेगा, कर लीजिएगा ना। तो 2Na/39, दिस इज द आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। सीखने के टाइम पे स्लो, अब डिस्कशन के टाइम पे फास्ट। मतलब घर पे भी अगर आप प्रॉब्लम बनाते हैं तो नहीं कि कोई नहीं है चलो आराम से बनाते हैं, वही आपका भाई इनर्सिया बन जाएगा और वही एटीट्यूड एग्ज़ाम हॉल में रहेगा और स्पीड आपका बहुत, जानते हुए भी बहुत गंदा स्पीड रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये आप पे बाद में अपने पे मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ हूँ। बहुत ख़राब स्पीड था, नॉलेज बहुत था, स्पीड बहुत ख़राब था। तो भाई नॉलेज किस काम का रहेगा? 3 आवर ही टाइम मिलता है। अगर आपके पास बहुत नॉलेज है और सुबह से शाम तक टाइम मिलता तो सब लोग 100% सॉल्व करते। तो उस टाइम पे आप कहाँ पे पीछे हो जाइएगा नॉलेज रहते हुए भी स्पीड में, और इस चीज़ में पीछे हो जाइएगा कैलकुलेशन वाले पार्ट में। जैसे घर पे भी रहते हैं तो कम से कम कैलकुलेटर यूज़ करें, मैक्सिमम। अब अपने आप से कंपटीशन कीजिए, मैक्सिमम कैलकुलेशन खुद से, राइट, और आंसर तक पहुंचिए, तब जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा मेरा तैयारी अब चल रहा है। ये होता है हर एंगल से छोटा मिस्टेक, आप बड़ा से बड़ा मिस्टेक को सुधारना है, तब जाकर रैंकर बनिएगा। रैंकर का मतलब क्या? 75 का हर क्वेश्चन तक मैं पहुंच सकता हूं, ये मेरा कैपेसिटी है। आपके पास नॉलेज है, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, फिर भाई कम अटेम्प्ट लीजिएगा तो उसमें मिस्टेक तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। और अटेम्प्ट अगर बहुत हाई रहेगा तो थोड़ा मिस्टेक होगा, तब भी आप बहुत गुड पोजीशन में रहेंगे। ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ A and B एटम्स हैविंग क्रिस्टलाइजेशन। ए कहाँ है? ए है HCP में, राइट। अब B कहाँ पे है? उस HCP के OB में। तो भाई HCP में इफेक्टिव स्फीयर कितना होता है? नंबर ऑफ ए एटम, वेरी गुड, 6 होता है ना। और तो ए हो जाएगा 6, और जितना इफेक्टिव लैटिस स्फीयर होता है HCP में उतना ही OB होता है, राइट। तो नंबर ऑफ B एटम कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल?
सर 2/3 इंटू 6 हाउ मच 4 हो जाएगा। तो नाउ फार्मूला बिकम्स A6B4 A6B4। ये आपका फार्मूला नहीं है, ये आपका यूनिट सेल फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? दिस इज योर यूनिट सेल फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला क्या रहेगा? तो मुझे लगता है आंसर शुड बी दिस वन। जब कुछ भी नहीं बोला रहेगा मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला, राइट? आंसर पीछे दिया हुआ मिलाइए तो आंसर है। एक्सरसाइज 1 का आंसर पीछे दिया रहेगा। A3B2 राइट है ना? ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4। An ionic compound made up of atom A and B has FCC, right? एटम ए कहाँ पे है? कॉर्नर। और बी कहाँ पे है? फेस सेंटर। इफ़ वन ऑफ द एटम मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर तो आफ्टर मिसिंग सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा? डायरेक्ट निकाल लें। यहाँ देखिए, एक के लिए डायरेक्ट 1/8 इंटू 7 करें, ऐसे रहता है 1/8 इंटू 8। अब क्या रहेगा? 1/8 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा? 7/8। अब बी तो मिसिंग नहीं है, तो बी कितना रहेगा? 1/2 इंटू 6 हाउ मच 3। तो नाउ फार्मूला बिकम्स ए से 7/8 B3। इज इट राइट? तो इसको आप सिंपलेस्ट फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो क्या नजर आएगा? A7B24। यही रहेगा ना? एक बार आंसर मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डू इट फास्ट। क्या है? हो गया है? ये 5 बनाना है। ओके स्टूडेंट, एक्स कितना रहेगा? 1। अब बाई कितना रहेगा? 1/2 इंटू 5 ना? कहाँ से मिसिंग है? अच्छा, वन ऑफ द एक्स एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द, अच्छा वाई कॉर्नर, सॉरी बाई 1 रहेगा। कितना रहेगा? 5/2। देन x 5/2 बाई 1 मतलब x 5/2। यही तो फार्मूला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डू इट फास्ट।
CCP, CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बाई आइटम कहाँ है, तो क्या बाई के लिए 4 लिख दें डायरेक्ट। CCP में कितना TB होता है, अरे सॉरी 2 ना। CCP में OB कितना होता है 4, CCP में OB होता है 4, तो उसका 50% 2 हो गया। और X कहाँ है 100% ऑक्टाइड मतलब 8, और Z कहाँ है, Z है CCP अरेंजमेंट में, राइट। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे व्हाट द मीनिंग ऑफ रेशनल फार्मूला, रेशनल फार्मूला का यहाँ पे मतलब है सिंपलेस्ट फार्मूला से, लिख लीजिए। रेशनल फार्मूला का मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला। देन फार्मूला बिकम्स व्हाट, X8 बाई 2 Z4। तो ये तो यूनिट सेल फार्मूला है, इट राइट। आंसर इसमें देना चाहिए X4 बाई Z2। क्या दिया हुआ है X8 बाई 2 Z4 नहीं दिया हुआ है। ओके, तब यहाँ से क्या सीखे, रेशनल फार्मूला का मतलब यूनिवर्सल फार्मूला। अगर आंसर कुछ हम लोग क्वेश्चन से भी तो सीखेंगे, लेकिन रेशनल फार्मूला का मतलब यूनिवर्सल फार्मूला, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्राइडे कंप्लीट सॉलिड स्टेट का इसको सोल्यूशन करूँगा। इसका बस एक्सरसाइज फर्स्ट करूँगा। एक्सरसाइज फर्स्ट में ही इतना क्वेश्चन है, वही आपके लेवल को बहुत लिफ्ट कर देगा। उस बाद आपसे ऑलमोस्ट सारा बन जाएगा, ठीक है। मच मोर है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, आगे चलेगा तो अच्छा क्वेश्चन है। बाकी खुद तो कुछ ट्राई करेंगे ना, और मेडिकल वाले एक्सरसाइज लेवल 2 ट्राई मत कीजिएगा, नॉट रिक्वायर्ड। आपको जो बोला हूँ सीक्वेंस फॉलो करने के लिए उसको कर लीजिएगा, उतना ही काफ़ी, क्योंकि नीट में उतना टफ आएगा। नीट में तो यही आता है, क्या था इस बार क्वेश्चन, TB एंड OB HCP में, राइट। इसलिए इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हम आपको बोर्ड में बैठना है। बट इसका लेवल 2 छोड़ दीजिएगा, जो इंजीनियरिंग साइड के हैं वो कभी टाइम मिलेगा। बट ये जो IIT का क्वेश्चन है, IIT लेवल का क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो मिल जाएगा आपको। इसे रिक्वायर्ड नहीं है इसका, है वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाएगा, बोर हो जाइएगा। इसमें बहुत कैलकुलेशन है, क्योंकि 44 यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, आपके क्वेश्चन बैंक में भी तो कुछ मिलेगा, 50 कैटलिस्ट का असाइनमेंट भी मिलेगा, तो 200 क्वेश्चन तो मोटा मोटी हो जाएगा। इससे ज़्यादा ही नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है, मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। 200 प्रॉब्लम बनाने के बाद तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि अब आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।